हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कॉल बैक फंक्शन, जो एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आगे के जो एपिसोड आने वाले हैं, तो उससे पहले आपको ये वाला जो टॉपिक है ये आपको ज़रूर आना चाहिए। इसके बाद जो जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़े एडवांस टॉपिक आए थे, जैसे प्रॉमिस है, फिर सिंक और सिंक, तो वो सब टॉपिक आपको समझने के लिए ये टॉपिक पहले आपको समझना पड़ेगा, जो है कॉल बैक फंक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉल बैक फंक्शन। तो इसके नाम में आप देख सकते हो फंक्शन है, तो मतलब आपको पता चल गया होगा कि ये एक फंक्शन है। तो कॉल बैक यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो जैसे हम लोग फंक्शन के अंदर हम लोग पैरामीटर पास करते हैं, उसके अंदर हम लोग नंबर पास करते हैं, उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग पास करते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं कोई दूसरा फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गेट बैलेंस फंक्शन है उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया है, और उसका जो पैरामीटर है उसके अंदर मैंने डिस्प्ले पास किया। तो डिस्प्ले है हमारे पास फंक्शन, मतलब मैंने पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे पैरामीटर में यहाँ पे पास कर दिया है। तो ये जो फंक्शन है उसको पैरामीटर में यहाँ पे फंक्शन मिलेगा। तो फंक्शन को हम लोग जनरली कॉल कैसे करते, तो फंक्शन यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट, और उसके अंदर जितने पैरामीटर होंगे उतने पैरामीटर यहाँ पे सिंपली मैंने पास कर दिया। इन शॉर्ट ये जो फंक्शन है वो क्या करेगा, तो जो उसका जो भी फंक्शन होगा पैरामीटराइज, उसको वो सिंपल कॉल करता है। मतलब ये जो गेट बैलेंस है किसको कॉल करेगा, इन शॉर्ट ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करता है। इसलिए बोलते हैं कि गेट बैलेंस फंक्शन विल कॉल द डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट ये गेट बैलेंस फंक्शन आपका ये जो डिस्प्ले फंक्शन है उसको वो कॉल करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हम लोग पैरामीटर का नाम तो कुछ भी रख सकते। तो ये पैरामीटर के अंदर इन शॉर्ट हम लोगों ने पास किया है डिस्प्ले फंक्शन। तो यहाँ पे जब भी ये स्टेटमेंट कॉल होगा तो वो आपका डिस्प्ले फंक्शन कॉल करने वाला है। तो फ्रेंड, ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जो फिल्टर फंक्शन हम लोगों ने देखा था एरे के अंदर, फिर मैप देखा था, रिड्यूस देखा था, तो इसके अंदर भी हम लोग फंक्शन पास करते थे। उसके अंदर हम लोग इंडेक्स वैल्यू, ये सब वैल्यू हम लोग को मिल रही थी। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने खाली क्या किया, तो पूरा कस्टमाइज किया। यहाँ पे गेट बैलेंस हमारा खुद का फंक्शन है, डिस्प्ले हमारा खुद का फंक्शन है। तो ये जो फिल्टर मैप जो है ये ऑलरेडी फंक्शन एरे के अंदर अवेलेबल है, जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो खास करके ये जो हम लोग यहाँ पे पैरामीटर में वैल्यू पास करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो फ्रेंड, अभी आ जाओ फिर से VS कोड के अंदर, और हम लोग यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं गेट बैलेंस, और इसका जो पैरामीटर है उसके अंदर में मतलब एक पैरामीटर में पास करता हूँ यहाँ पे, जैसे प्रोसेस बैलेंस, और इसके अंदर समझो कि हम लोगों ने डेटाबेस कॉल किया, मतलब कहीं ना कहीं से हम लोगों ने डेटा उठाया, और वो डेटा हम लोग फिर से यहाँ पे जो प्रोसेस बैलेंस फंक्शन है उसके अंदर हम लोग इन शॉर्ट पास कर दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद मैंने सिंपल यहाँ पे एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया, और इसके अंदर मैं फिलहाल प्रिंट कर देता हूँ console.log, और यहाँ पे मैं अमाउंट पास कर देता हूँ, और उसको हम लोग सिंपल प्रिंट कर लेते हैं। तो अभी ये जो गेट बैलेंस फंक्शन है उसको मैं जब भी कॉल करूँगा तो उसके अंदर मैं डायरेक्टली पास कर रहा हूँ अभी फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग गेट बैलेंस फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और ये जो गेट बैलेंस फंक्शन है वो इन शॉर्ट इसके अंदर जो भी हम लोगों ने कोड लिखा है, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखा है, तो इसके अंदर जो भी पैरामीटर के अंदर जो भी वैल्यू जाएगी, तो फिलहाल तो पैरामीटर के अंदर वैल्यू जा रही है डिस्प्ले फंक्शन, तो यहाँ पे वो फंक्शन कॉल कर रहा है। तो ये फंक्शन जब कॉल करेगा मतलब ये वेरिएबल के अंदर जो भी फंक्शन स्टोर होगा, तो ये वेरिएबल के अंदर फिलहाल फंक्शन स्टोर है हमारा डिस्प्ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस में ये स्टेटमेंट जब भी आपका एग्जीक्यूट होगा तो वो डायरेक्टली आपका डिस्प्ले फंक्शन कॉल करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फिलहाल हम लोग खाली सिंटेक्स देख रहे हैं, तो इसलिए आपको खाली सिंटेक्स पे फॉलो करना है। तो सिंटेक्स एकदम सिंपल है। तो आप जब फंक्शन कॉल करते हो तो उसके जो पैरामीटर है उसके अंदर आप डायरेक्टली फंक्शन भी पास कर सकते हो, तो नोड और index.js। तो सिंपल है, हम लोगों ने यहाँ पे खाली डिस्प्ले किया है, इसके अंदर कुछ भी नया
नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड इस केस में ये जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन है ये कैसे काम कर रहा है, तो एज अ कॉल बैक काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट ये गेट बैलेंस ये फंक्शन को कॉल बैक करेगा। मतलब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा इसके अंदर कैलकुलेशन होगा और इसके अंदर लास्ट में और बीच में मतलब जैसे फंक्शन का डिजाइन होगा उसके अंदर वो फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन है खास करके इस केस में हो गया हमारा कॉल बैक फंक्शन। तो इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ कमेंट और इसको मैंने कॉपी भी कर लिया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो फंक्शन पास कर सकता हूँ जैसे हम लोग कर रहे थे एरे के जो फिल्टर फंक्शन था, जो मैप फंक्शन था, तो उसके अंदर हम लोग जैसे डायरेक्टली उसके अंदर फंक्शन पास कर रहे थे, तो उसी तरीके से इस केस में भी हम लोग फंक्शन पास कर सकते। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो वो फंक्शन यहाँ पे पहले अलग डिक्लेयर किया था लेकिन मुझे यहाँ पे अलग उसको डिक्लेयर नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं उसको डायरेक्टली कुछ इस तरीके से फंक्शन के अंदर पास कर सकता हूँ और हमारा प्रोग्राम सिंपल एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एरे के अंदर हम लोग क्या करते थे, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ, मैं यहाँ पे एक एरे वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर 1 2 3 वैल्यू और एरे डॉट उसके साथ में फिलहाल यूज़ करता हूँ मैप फंक्शन और इसके अंदर आप देख सकते हो मैंने अभी इसके अंदर फंक्शन पास किया है और जो फंक्शन हम लोग पास करते हैं उसके अंदर हम लोग को 3 वैल्यू मिलते हैं, वैल्यू और इंडेक्स और एरे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इसको एरे 2 वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो मैप फंक्शन जो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है, तो उसके अंदर जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग उसके अंदर फंक्शन पास करते हैं, उसमें से हम लोग कुछ वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करते हैं, जैसे वैल्यू प्लस मैं 2 कर देता हूँ, तो हर एक जो वैल्यू है उसके अंदर 2 ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो मैप है उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से फंक्शन पास किया है जहाँ पे 3 पैरामीटर है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है। तो ये जो फंक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कॉल बैक। जैसे ये जो गेट बैलेंस है इसके अंदर हम लोगों ने फंक्शन पास किया था तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फंक्शन तो है लेकिन वो बाद में कॉल होगा, बाद में मतलब ये फंक्शन के अंदर जाएगा, इसके अंदर कैलकुलेशन होगा और ये फंक्शन उसको अंदर या फिर लास्ट में मतलब जैसे भी फंक्शन का कोड होगा वहाँ पे वो सिंपल ये फंक्शन को कॉल कर देगा। तो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा तो मतलब यहाँ पे अमाउंट पास होगा, हाँ जो भी है यहाँ पे अमाउंट पास किया मैंने 1000, तो यहाँ पे वो पास हो रहा है और यहाँ पे वो सिंपली प्रिंट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये जो मैप है मतलब जो जिसने भी जावास्क्रिप्ट बनाया होगा, जिसने भी मैप फंक्शन बनाया होगा उसने भी कुछ इस तरीके से कोडिंग किया होगा इस मैप फंक्शन के अंदर। वो हमारा जो हम लोग यहाँ पे फंक्शन पास करते हैं सिंपल वो फंक्शन कॉल करता है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हम लोग को वैल्यू मिलती है और हम लोग उसको जैसे चाहे वैसे यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से एकदम ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो फंक्शन के पैरामीटर में ही हम लोग दूसरा फंक्शन पास कर सकते हैं और उसी को हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि ये जो मैप फंक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने ये कॉल बैक फंक्शन यूज़ किया है। तो ये तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है तो उस केस में तो हम लोग को कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो कॉल बैक वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग को स्पेशली यूज़ करना पड़ता है जब हम लोग असिंक जो प्रोग्रामिंग है उसके साथ जब काम करते हैं तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो असिंक प्रोसेस क्या होता है वो ऑलरेडी हम लोग पिछले एपिसोड के अंदर देख चुके हैं, तो वो वाला एपिसोड आपको ज़रूर देखना है, उसके बाद ही आपको ये वाला एपिसोड देखना है, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो असिंक वाली प्रोसेस है खास करके उसको हैंडल करने के लिए हम लोग ये कॉल बैक वाली टेक्निक यूज़ करते हैं, तो इसीलिए अभी उसका हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको अभी प्रॉपर आइडिया आएगा। तो मैं यहाँ पे अभी फिर से फंक्शन बना लेता हूँ गेट बैलेंस और अभी मैं इसके अंदर से टाइम आउट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको असिंक बना रहा हूँ, मतलब जो हम लोग वैल्यू रिटर्न करेंगे उसको मैं बैकग्राउंड में डाल दूंगा सेट टाइम आउट का यूज़ करके। मतलब हम लोग जब फ्यूचर में जब Node.js के अंदर एप्लीकेशन बनाएंगे तो अब हम लोग डेटाबेस में से डेटा फैच करेंगे तो वो सब प्रोसेस कैसे होने वाली, तो असिंक्रोनियस होने वाली। तो उसका मैं यहाँ पे एक सिंपल डेमो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो फिर आपको आइडिया आएगा कि कैसे असिंक फंक्शन के साथ हम लोग कॉल बैक फंक्शन ये सब यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेट टाइम आउट के अंदर भी हम लोग फंक्शन पास कर सकते हैं, तो इसको आप यहाँ पे बोल सकते हो सिंपली ये कॉल बैक फंक्शन ही है और इसमें से मैं वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ सिंपल 1000
और यहाँ पे मैं एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करता हूँ 5000 और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 1000। मतलब ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन है वो 1 सेकंड के लिए रुकेगा, उसके बाद वो रिटर्न करेगा 5000। और हम लोग यहाँ पे नीचे एक ऑपरेशन करने वाले हैं जो है डिपॉजिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट मेरा जो बैलेंस है उसके अंदर मुझे 1000 डिपॉजिट करना है। तो उससे पहले मेरा जो मेन अमाउंट है जो मेरे बैंक के अंदर जो टोटल है, इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे गेट बैलेंस फंक्शन कॉल करना है और मुझे जो मेरा 5000 जो बैलेंस है वो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट बैलेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ और उसके अंदर मतलब यहाँ पे गेट बैलेंस फंक्शन में कॉल करूँगा तो वहाँ से मुझे 5000 मिलेगा। उसके बाद ये जो 1000 है वो मैं मेरा जो अमाउंट है करंट बैलेंस उसके अंदर मैं सिंपली ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली console.log उसके अंदर करंट बैलेंस प्लस 1000 और एक्चुअली हम लोगों ने वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर किया है तो वो डिपॉजिट फंक्शन मतलब वेरिएबल में यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आप देख सकते हो कि आउटपुट के अंदर यहाँ पे आ रहा है नन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि फंक्शन तो यहाँ पे कॉल हो रहा है, फिर इसके अंदर स्टोर होगा 5000, तो फिर यहाँ पे आउटपुट के अंदर सही आउटपुट इन शॉर्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड, अगर आप ये जो आपका अर्सिंग प्रोसेस वाला जो फंक्शन है उसको आप कुछ इस तरीके से कॉल करोगे तो आपको कभी भी वैलिड वैल्यू मतलब सही वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस में हम लोग को यूज़ करना पड़ता है कॉल बैक फंक्शन। तो मैं अभी क्या करूँगा, तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर जो भी कोडिंग चल रहा है, जो भी बैकग्राउंड के अंदर प्रोसेस चल रहा है, तो वो प्रोसेस ख़त्म होने के बाद मुझे क्या करना है, तो मेरा जो भी अमाउंट है वो मुझे डिपॉजिट करना है। तो वो सब अभी हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, तो इस केस में हम लोग को यूज़ करना पड़ता है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं क्या करता हूँ अभी इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ क्योंकि वो वैल्यू डायरेक्टली रिटर्न करेगा नहीं। तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर मैं यहाँ पे एक फंक्शन पास कर देता हूँ और उसके अंदर हम लोग को यहाँ पे मिलेगा करंट बैलेंस और करंट बैलेंस मुझे मिल गया। उसके बाद में ये जो console.log है उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, लेकिन ये जो गेट बैलेंस है इसके अंदर भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके अंदर मैंने जैसे बोला कि हम लोग फंक्शन का जो पैरामीटर है उसके अंदर डायरेक्टली पास कर सकते हैं फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है इसकी कॉपी पास होगी किसके अंदर, ये पैरामीटर के अंदर। तो यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ प्रोसेस बैलेंस, इसको मैं तो सिंपल ये जो फंक्शन यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा तो ये फंक्शन को हम लोग को करना है यहाँ पे कॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जनरली हम लोग को अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे ऐड बैलेंस, तो ये तो हमारा कॉल बैक फंक्शन है, उसको मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। तो फिर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे अलग अलग सिंटेक्स लिख रहा हूँ। तो पहले मैंने उसको इसके अंदर लिख दिया लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने उसको अलग कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, तो आपको मतलब फटाफट और जल्दी जल्दी आइडिया आएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती। तो इन शॉर्ट ये जो गेट बैलेंस है उसको इन शॉर्ट चाहिए फंक्शन, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर फंक्शन लिखो या फिर फंक्शन को अलग करके पास करो तो वो सेम ही चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप फंक्शन को अलग रखोगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जनरली जब हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हैं तो हमारा फंक्शन का कोड अगर आपका 2-3 लाइन से भी ज़्यादा बड़ा होगा तो उस केस में आपको अलग फंक्शन ही बनाना है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जो फिल्टर है, जो मैप फंक्शन है, एरे के फंक्शन, उसके अंदर एक ही लाइन में हमारा कोड ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए उसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो ऐड बैलेंस फंक्शन है इसको अगर हम लोग को जनरली कॉल करना होगा तो हम लोग किस तरीके से कॉल करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको फंक्शन का नाम लिखना है और उसके बाद इसके अंदर एक पैरामीटर है, तो एक पैरामीटर में कुछ इस तरीके से पास करूँगा तो ये मेरा ऐड बैलेंस वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो यही टेक्निक यहाँ पे हम लोगों ने रीयूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये फंक्शन को हम लोगों ने ये फंक्शन दे दिया, तो ये गेट बैलेंस फंक्शन क्या करेगा, तो उसको वो सिंपली कॉल कर रहा है, तो इसके अंदर कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे थे
उसी तरीके से यहाँ पे भी वो फंक्शन को कॉल कर रहा है, बस इतना सा फर्क है। फर्क क्या है इसमें, तो ये जो पैरामीटर है उसका नाम हम लोगों ने कुछ अलग रख दिया है और हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन का नाम कुछ अलग है। नाम अलग होने से तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सेम फंक्शन यहाँ पे पास किया, सेम फंक्शन यहाँ पे उसकी सारी वैल्यू यहाँ पे पास होगा और उसी को हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया है। तो इन शॉर्ट ये जो स्टेटमेंट है वो किसको कॉल करेगा, लास्ट में तो आपका ऐड बैलेंस को कॉल करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग को कॉल बैक का मेन फायदा क्या होता है, तो यहाँ पे आपका जो ऐड बैलेंस फंक्शन है वो आपका सबसे लास्ट में कॉल होगा। लास्ट में कॉल मतलब आपका पूरा प्रोसेस होने के बाद, यहाँ पे 1 सेकंड रुकने के बाद वो आपका फंक्शन जो है वो प्रॉपरली कॉल होगा और उसके बाद आपको डिपॉजिट जो भी है, मतलब आपको जो भी ऑपरेशन करना होगा वो एकदम प्रॉपरली अभी यहाँ पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं फिर से यहाँ से निकाल के इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो एक ही लाइन में रहेगा तो फिर जल्दी आपको आइडिया आएगा। तो गेट बैलेंस फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर ये जो फंक्शन है उसकी यहाँ पे कॉपी चली जाएगी, यहाँ पे सेट टाइम आउट कॉल होगा, वो 1 सेकंड रुकेगा, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा है तो इसके अंदर वो पास कर रहा है 5000। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद जब ये कॉल होगा तो यहाँ से आपका प्रोग्राम का कंट्रोल निकल के वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐड बैलेंस फंक्शन वो इंसर्ट कॉल करेगा और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 5000 प्लस 1000, तो हम लोग को आउटपुट के अंदर वैल्यू मिलेगी 6000। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो हमारा जो प्रोग्राम है वो 1 सेकंड तक रुका है, उसके बाद आउटपुट आ रहा है। तो इसको मैं अभी फिलहाल कर देता हूँ 3 सेकंड, तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो आप देख सकते हो प्रोग्राम यहाँ पे रुका हुआ है, 3 सेकंड हुआ, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट आया 6000। ठीक है फ्रेंड्स, तो खास करके ये जो इस तरीके से हमारी असिंक्रोनस जो प्रोसेस होती है, जो स्पेशल एपीआईस होते तो वो कुछ टाइम लेते हैं, वो बैकग्राउंड के अंदर उनकी प्रोसेस चली जाती है। तो उनकी प्रोसेस ख़त्म होने के बाद हम लोग को आगे कुछ करना होता है, तो उस केस में हम लोग कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है कि हम लोग कॉल बैक फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग अभी ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसके अंदर की जो बाकी की जो प्रोसेस होती वो होती है असिंक, मतलब वो बैकग्राउंड के अंदर काम करने लग जाती। तो बैकग्राउंड के अंदर से जब रिप्लाई आएगा उसके बाद हम लोग को कुछ ऑपरेशन करने होते, तो उस केस में हम लोग को कुछ इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन पास करके हम लोग उसको हैंडल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन नहीं होता तो हम लोग को वैल्यू प्रॉपर नहीं मिलती। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट जो सिंटेक्स मैंने बताया था, जो फर्स्ट एग्जांपल बताया था, उसके अंदर हम लोग को सही से आउटपुट नहीं मिल रहा था क्योंकि हम लोगों ने उसको हैंडल नहीं किया था। तो ये जो असिंक वाला जो फंक्शन है, जो प्रोसेस होती, उसको अगर आपको हैंडल करना होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हम लोग यूज़ करते हैं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर मैं आपको जैसे दिखा दूँ console.log, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे डाटा फैचिंग, डाटा यहाँ पे फैच हो रहा है। तो यहाँ पे सेट टाइम आउट के अंदर मतलब 3 सेकंड बाद वो सेट टाइम आउट के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाटा फैच और इसके अंदर कॉमा करके मैं यहाँ पे, या फिर मैं इसके अंदर ही लिख देता हूँ 5000, यहाँ पे फैच हो गया। तो आपको आउटपुट के अंदर दिखेगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो डेटा फैचिंग आया, उसके बाद 3 सेकंड बाद डेटा फैच और यहाँ पे उसने फिर फंक्शन कॉल किया, फंक्शन यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे 5000 पास हुआ और यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल किया एडिशन, तो हम लोग का आउटपुट में आया 6000। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से स्पेशली इस केस में हम लोग को यूज़ करना होता है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल बताया जिसके अंदर हम लोगों ने सिंपल गेट बैलेंस किया था, तो उस केस में हम लोग को कॉल बैक की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। वो तो मैं खाली आपको सिंटेक्स सिखा रहा था कि किस तरीके से हम लोग फंक्शन के अंदर फंक्शन एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आपको बेसिक प्रैक्टिस पहले करना है, उसके बाद आपको ये जो नेक्स्ट लेवल की जो प्रैक्टिस है वो आपको करना है। तब मतलब आप इसकी प्रैक्टिस करो, फिर आपको उसके बाद आपको आदत लग जाएगी किस तरीके से ये सब फंक्शन कॉल बैक ये सब काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाम काफ़ी हैवी है कॉल बैक फंक्शन, लेकिन इसका तो यूज़ मतलब एकदम सिंपल है। ये जो पैरामीटर है उसके अंदर सिंपली हम लोग को पास करना होता है
फंक्शन, और अंदर हम लोग क्या करते हैं तो उसको सिंपल कॉल करते हैं, जैसे हम लोग फंक्शन बाहर कॉल करते हैं उसी तरीके से ये केस में हम लोग फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैं जैसे बोलता हूँ कि एकदम सिंपल है, इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेकिन इसके अंदर है एक प्रॉब्लम, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल बैक हेल्प, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ऐसे मल्टीपल फंक्शन आते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये हमारा एक असिंक फंक्शन है, तो इसके अंदर मैंने सेट टाइम आउट यूज़ किया, मतलब ये फंक्शन हमारा असिंक्रोनस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी तरीके से और एक फंक्शन है विड्रॉ। उसके बाद ये जो शो बैलेंस, आप देख सकते हो कि मैंने ये जो शो बैलेंस फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे कॉल किया, फिर उसके अंदर मैंने फंक्शन पास किया। उसके बाद मुझे इसके अंदर विड्रॉ फंक्शन, ये जो विड्रॉ फंक्शन है वो कॉल करना है, तो ये भी तो असिंक हुआ। इसके अंदर भी फिर मुझे यहाँ पे असिंक फंक्शन पास करना पड़ेगा, मतलब कॉल बैक फंक्शन मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर 10-20 फंक्शन हुए तो कुछ इस तरीके से फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, मतलब ऐसे नेस्टेड फंक्शन बनते ही जाएंगे। और हर केस में हम लोग को कुछ इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन हम लोग को हर बार रखना पड़ेगा। तो हमारा मतलब जो कोड है वो काफ़ी डर्टी लगता है, और मतलब उसका जो मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। मतलब फ्यूचर में अगर इसको मेंटेन करना होगा, अगर हमारे कोड के अंदर कुछ भी चेंजेस करना होगा तो वो मतलब काफ़ी हार्ड हो जाएगा, और वो काफ़ी टाइम लेगा, और उसका टेस्टिंग करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो फंक्शन के अंदर फंक्शन हम लोग को बार बार लिखना पड़ता है, तो इसी को मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं कॉल बैक हेल्प। मतलब ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक आया है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉमिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो हम लोग अगले एपिसोड के अंदर देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको अभी हम लोगों ने कॉल बैक फंक्शन क्यों यूज़ किया, उसको कैसे यूज़ करते हैं, सिंटेक्स उसका कैसे लिखना है, तो उसकी आपको पहले कर लेना है प्रैक्टिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद ही आपको आगे का टॉपिक समझ में आएगा। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट जो जावास्क्रिप्ट आया उसके अंदर ये जो कॉल बैक है उसको हैंडल करने का अलग तरीका है, लेकिन उससे पहले ये जो बेसिक है वो आपको आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल तो हम लोग ये जो एग्जांपल है इसका हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो अभी आ जाओ VS कोड के अंदर, और मैं यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ फिर से गेट बैलेंस, और ये तो हमारा फंक्शन हो गया। इसके अंदर पैरामीटर में मैं पास करने वाले हैं हम लोग इन शॉर्ट कॉल बैक फंक्शन। तो मैं यहाँ पे उसका नाम फिलहाल रख देता हूँ प्रोसेस बैलेंस, और इसके अंदर सेट टाइम आउट, ठीक है फ्रेंड्स। तो असिंक वो कब बनता है, जब हम लोग कोई स्पेशल API यूज़ करते हैं जो असिंक्रोनस प्रोसेस है, तब ये जो हमारा जो फंक्शन है वो इन शॉर्ट बन जाता है असिंक। असिंक मतलब असिंक्रोनस, ठीक है। तो इसके अंदर फिर से हम लोग को फंक्शन पास करना पड़ेगा, और इसके अंदर जो हमारा कॉल बैक है उसको हम लोग कॉल करते हैं। यहाँ पे मैं फ़िलहाल सेट टाइम आउट के अंदर 1 सेकंड रख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे विड्रॉ करके एक फंक्शन बनाता हूँ, और इसके अंदर भी सेम मतलब मैं बॉडी रख देता हूँ। तो ऊपर का जो फंक्शन है उसी को मैं फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ, और उसका मैं फ़िलहाल नाम रख देता हूँ विड्रॉ, और विड्रॉ के अंदर यहाँ पे पास होगी अमाउंट, मतलब जितनी भी अमाउंट यूज़र को विड्रॉ करना होगा। तो लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे 5000 माइनस अमाउंट मैंने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे हम लोग को पास करना है फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन होगा। तो यहाँ पे सिंपल वेरिएबल का नाम ही है, ये तो आपको जो रखना हो वो रख सकते हो, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इसको मैं फिर से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे फंक्शन में बना देता हूँ डिपॉजिट, और इसके अंदर डिपॉजिट के केस में तो हम लोग अमाउंट ऐड करते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन जो भी मतलब पैरामीटर का नाम है वो मैंने रख दिया। तो सबसे पहले तो ये जो गेट बैलेंस फंक्शन है उसको हम लोग करते हैं कॉल। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ गेट बैलेंस, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ फंक्शन। तो ये फंक्शन के अंदर हम लोग को क्या मिलेगा, तो एक वैल्यू मिलेगी अमाउंट, मतलब आप बोल सकते हो कि करंट बैलेंस। फिलहाल तो मैं वेरिएबल का नाम शॉर्ट में रख देता हूँ। अभी ये जो फंक्शन है इसके अंदर मुझे विड्रॉ वाली प्रोसेस करना है, तो वो विड्रॉ वाला फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। लेकिन ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो फंक्शन है असिंक्रोनस। तो इसके अंदर भी हम लोग को कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हो 2 पैरामीटर है, पहले है अमाउंट,
जितना अमाउंट आपको माइनस करना होगा वो, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन पास करना है। तो पहले तो जो अमाउंट हम लोग को माइनस करना है वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। उसके बाद सिंपल यहाँ पे फंक्शन, और इसके अंदर भी हम लोग को मिलेगा फिर से विड्रॉ बैलेंस। और इसके बाद अभी मुझे क्या करना है, तो ये डिपॉजिट फंक्शन कॉल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी मुझे विड्रॉ फंक्शन के अंदर डिपॉजिट फंक्शन कॉल करना है। तो डिपॉजिट फंक्शन के अंदर भी हम लोग को पहले अमाउंट पास करना है, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन पास करना है, और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा डिपॉजिट अमाउंट, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हमारा जो फाइनल बैलेंस है वो होगा हमारा डिपॉजिट बैलेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि गेट बैलेंस के अंदर मैंने विड्रॉ फंक्शन क्यों कॉल किया और विड्रॉ के अंदर डिपॉजिट फंक्शन क्यों कॉल किया है। तो अगर मुझे मेरा जो प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है वो ऐसा है कि मुझे पहले बैलेंस फैच करना है, उसके बाद ही मुझे विड्रॉ करना है, उसके बाद ही मुझे डिपॉजिट करना है। तो ये अगर आप अलग अलग लिखने जाओगे तो ऑफकोर्स वो असिंक मतलब सिंक्रोनाइज नहीं होगा, क्योंकि ये सारे की सारी प्रोसेस बैकग्राउंड में चली जाएगी। तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, तो यूजिंग कॉल बैक। इसलिए हर एक के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने पास किया है कॉल बैक, यहाँ पे भी कॉल बैक, यहाँ पे भी कॉल बैक। इसलिए हम लोगों ने उसको ये फंक्शन के अंदर इसको कॉल किया, इसके अंदर डिपॉजिट को कॉल किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकदम सिंपल है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो पिछले जो मैंने जो अभी एग्जांपल बताया उसकी आपको कर लेना है प्रैक्टिस, उसके बाद आप वीडियो स्टॉप करो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको फिर ये आधा वाला पार्ट देखना है और फिर आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो आपको पहले तो क्वेश्चन आना चाहिए कि ये सब हम लोग पहले क्यों कर रहे हैं। तो इसका आंसर एकदम सिंपल है। हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो होता है असिंक, तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग को कुछ इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन बनाने पड़ते हैं। तो इसको अगर आप कॉल बैक के बिना हम लोग इसको कर ही नहीं सकते। तो इस केस में कंपलसरी हम लोग को यूज़ करना पड़ता है कॉल बैक फंक्शन। तो इसको अभी फ़िलहाल हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 सेकंड रुका था, क्योंकि ये फंक्शन कॉल हुआ, वो 1 सेकंड रुका, फिर ये फंक्शन कॉल हुआ, वो दूसरे सेकंड रुका, फिर ये तीसरा सेकंड रुका। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से प्रोसेस चली। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं तो आपको प्रॉपरली आइडिया आएगा तो क्या हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉल्ड गेट बैलेंस, और यहाँ पे हम लोग को बैलेंस मिला 5000। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे अभी फंक्शन कॉल हुआ, विड्रॉ का फंक्शन कॉल हुआ, तो विड्रॉ लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे 5000 माइनस मतलब जो भी अमाउंट होगा, तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं अमाउंट नहीं लिखता हूँ। इसके बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा कॉल हुआ कॉल डिपॉजिट फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको प्रॉपरली आइडिया आएगा। तो सबसे पहले हमारा गेट बैलेंस फंक्शन कॉल होगा, तो आपका आप देखो आप यहाँ पे आया कॉल गेट बैलेंस, उसके बाद यहाँ पे विड्रॉ हुआ, उसके बाद यहाँ पे हुआ डिपॉजिट। तो फ्रेंड मैंने फिर से एग्जीक्यूट किया और हम लोग को मिल रहा है सेम आउटपुट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरा सिंक करना हो। सिंक करना मतलब एक स्टेप होगा, उसके बाद दूसरा फंक्शन कॉल होगा, मतलब दूसरे स्टेप पे जाएगा, उसके बाद तीसरे स्टेप पे जाएगा, मतलब तीसरा फंक्शन कॉल होगा। कुछ इस तरीके से हम लोग को प्रोग्राम को सिंक बनाना होगा। तो उस केस में हम लोग को कुछ इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि गेट बैलेंस के अंदर विड्रॉ फंक्शन, फिर विड्रॉ के अंदर डिपॉजिट, फिर इस तरीके से अगर हमारे 10-20 ऑपरेशन हो गए तो 10-20 ऑपरेशन तो काफ़ी नॉर्मल है। हम लोग जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो वहाँ पे तो हम लोग को मतलब अराउंड 20-30 तो फंक्शन कॉल आते ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप सोचो यहाँ पे अगर हमारे 10-20 फंक्शन हो गए तो ये जो लाइन है वो कितनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो इसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग को एक आगे का जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉमिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हम लोग आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसकी आपको कर लेना है प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसकी आप प्रैक्टिस करो। तो भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो
तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं वहाँ पे आपको ज़रूर हेल्प करने का ट्राई करूँगा। तो अगर मेरे ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, इसको भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से सीखना है, तो उन लोगों के साथ आप ये मेरे सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।